गुरु नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत खुश होंगे। और आज आपकी वजह से जो मैं गौरवशाली क्षण देख पा रहा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता कि आप सबने मुझे कितनी मजबूती दी है। आप ही हैं जो मेरी असल ताकत है, क्योंकि आपके कारण ही मैं एक और बीढ़ा उठाने निकल पड़ा हूं। आपके साथ में जो मेरे अनुभव रहे इतने दिनों से, मैं लगभग आपके साथ अब पूरे 2.5 महीने से जुड़ा हुआ हूं, जिसके माध्यम से हम अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर आपके साथ नित्य नया कंटेंट साझा कर रहे हैं। और उस कंटेंट को साझा करते करते इतना साहस उमड़ा, आप लोगों ने इतना विश्वास दिया कि यस सर, यू कैन डू इट। और मैं आपके दिए गए साहस से जाकर युद्ध के मैदान में खड़ा हो गया। और वो मैदान में उतरना कल मेरे लिए इतना प्रेरणादायी, एक अभूतपूर्व क्षण था। मेरे जीवन में अगर कोई मेमोरेबल क्षण होंगे तो एक दिन होगा 16 फरवरी, जिस दिन मैंने पहली बार अपना काम शुरू किया। और दूसरा दिन होगा ये 1 जून का, जिस दिन मैंने आपके दिए गए साहस के कारण राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी का इतना बड़ा पर्वत अपने सर पर धारण कर लिया। और साथियों, ये पर्वत अब तभी उतरेगा जिस समय आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो मैं आप सभी साथियों का, जो मेरे फाउंडेशन कोर्स के विद्यार्थी हैं, असल मायने में वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हीं के दिए गए साहस, उनका दिया गया जो सकारात्मक संचार था, उसने मुझे बहुत ज्यादा एनर्जाइज किया है। और उसके लिए मैं आपको दिल की असीम गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आप अपना प्यार बस यूं ही बनाए रखें। और मतलब अपना बड़ा भाई, जिसका जिस भी तरह से मैं लगता हूं, बड़ा भाई, छोटा भाई, जैसे भी आप मुझे अपना ट्रीट करते हो, वैसे ट्रीट करते हुए मुझे अगर कभी भी आपको यह लगे कि हाँ, हमारे सर के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें ये चीज की सलाह दी जाए या फिर सर के साथ जुड़ करके ये काम किया जाए, आपका हृदय से स्वागत है। और आपका इसी तरह मतलब पूरी जब तक है जान वो वाली स्थिति है कि आपके साथ जुड़ करके निरंतर मेहनत करता रहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ज्यादा बोलूंगा फिर से इमोशनल हो जाऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथी जितने भी, अभिषेक, जीतू, अर्पित, अमृता, सरोज, गोल्डन, समृत, खेमचंद, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। और सभी लोग बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो चुके हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा साथियों, एक चीज की मुझे कॉल सेंटर पे कॉल आ रही है बार बार, और वो है पीडीएफ की कॉल। देखो, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने ना कंटेंट अपलोड करने के लिए टीम को दे रखा है। हो क्या रहा है, मेरी टीम से इस बात पर चर्चा हुई कि मैंने कहा यार, तुम लोग कंटेंट अपलोड क्यों नहीं कर पा रहे हो? बार बार बच्चे कमेंट बॉक्स में कंटेंट कंटेंट क्यों चिल्ला रहे हैं? तो उनका कहना है कि सर, हम पीपीटी तो अपलोड कर देते हैं, आपके बच्चों को चाहिए A4, और A4 बनने में टाइम लगता है। मैंने कहा क्यों भाई, उसमें क्या टाइम लगता है? बोले सर, जो पीपीटी होती है ना, उसको उठा करके कन्वर्ट करना पड़ता है। जितना टाइम पीपीटी बनाने में लगता है, उतना ही कन्वर्जन में वापस से सारी चीजें उठाओ, पेस्ट करो, उन्हें A4 के फॉर्मेट में डालो, कोई गलती ना रह जाए ये सुनिश्चित करो, सारी फोटो समय पे आ जाए वो सुनिश्चित करो। बोले सर, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप अपने बच्चों से कहिएगा कि वो थोड़ा पेशेंस के साथ रहें और वो इतना सा समझ लें कि ये काम करने में, चूंकि सारा काम ऑर्गेनिक हो रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई किताब लाया, उसकी इमेज चिपका के लगा दी आपके सामने, पूरे हैंड रिटन नोट्स की ही पीपीटी बनवाई गई है। तो इतना अच्छा काम अगर हो रहा है तो उनसे कहिए कि थोड़ा पेशेंस के साथ, परेशान ना होते हुए पढ़ाई करें। हम पूरी तैयारी, क्योंकि पिछला भी हमने डाला है तो आगे वाला भी डालेंगे। और आप चूंकि समझिएगा, मेरे लिए आप ही मेरा सब कुछ हैं, तो आपके साथ में कुछ गलत वैसे भी नहीं कर सकता मैं, है ना? तो आप इस चीज को आश्वस्त लेकर चलें। हाँ, आपका याद दिलाना धर्म है आपका, आप मुझे याद दिलाते हैं, उससे मुझे भी फायदा होता है। ठीक है, तो बढ़ें अगर आपकी इजाजत हो तो। अर्पित लिख रहे हैं, गुरुजी आप बहुत फिट लग रहे हैं। हाँ भाई, मैं खाना पीना भूल चुका हूं। बेटा एक बच्चा लिख रहा है, आरएस की कोर्स सीमा कितने वर्ष है? बेटा 1 वर्ष है, लेकिन जब तक आपका मेंस नहीं हो जाएगा, है ना,
ये वाला जो बैच आ रहा है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स की डेट किसी भी समय आ सकती है, तो प्रीलिम्स की डेट आने के बाद प्रीलिम्स और मेंस का जो टाइम न्योर रहेगा वो पूरे टाइम कोर्स ओपन रहेगा, चाहे उसमें 1 साल लगे चाहे फिर उसमें 1.5 साल लगे। ठीक है, उसकी चिंता मत करिए, वो उन चिंताओं को छोड़ दो यार। आप सबके सामने मैंने पहले इसकी 6 महीने के लिए ओपनिंग दी थी, फिर आप सबने कहा सर हमें साल भर की चाहिए, हमने कहा साल भर की ले लो, तो वो कोई लोड नहीं है बेटा, है ना। मतलब अपने लिए वो सब आपको फंसाने का प्रयास नहीं करना है। ठीक है, हाँ जी सर फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, कौन सा फॉर्म अप्लाई करना था बेटा? हाँ, आरएएस बैच की डेमो क्लास बेटा मैंने सारे टीचर्स को बोल दिया है, अभी सब लोग करने लग रहे हैं, टीम बड़ी बन गई है, 21 लोगों की टीम है, तो सब लोग अपने अपने डेमो रिकॉर्ड करके विद इन मतलब 2 और 3 डेज हम ऑलमोस्ट डेमोज आपके सामने अपलोड कर देंगे, है ना। आरएस के कोर्स में हमें कब नोट्स मिलेंगे हार्ड कॉपी में, और सर डेमो क्लास कब स्टार्ट होगी? लक्ष्मी बेटा मतलब मैं बोल रहा हूं ना 2-3 दिन के अंदर सबके डेमो डलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, HAS भी लाइए बेटा, सब लाऊंगा, लेकिन पहले मेरा राजस्थान से जो अफेक्शन है ना वो पूरा करवाने दीजिए। मतलब बहुत दिन से डेवलप वालों से एरर का सॉल्यूशन करवा दीजिए। प्रदुमन बेटा वो क्लास को हम जब लगा देते हैं और क्लास नहीं हो रही होती तो वो एरर दिखा रहा होता है ना, वेटिंग टाइम को ये एरर करके शो करते हैं। एक बालक लिख रहा है सर यूपीएससी के अंदर भी मिनिमम फीस वाला कोर्स ले आइए। बेटा वो संभव करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले ना मुझे थोड़ा सा साहस दीजिए। मुझे मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, पता नहीं आप मेरी हालत देखकर समझ जाएंगे। कई दिनों से सोया नहीं हूं प्रॉपर तरीके से, 3-4 घंटे की नींद में काम चल रहा है, पर आपकी क्लासेस भी डिले ना हो जाएं इस चक्कर में इस टाइम पे क्लास लेकर छुट्टी वुट्टी लेकर बैठा हुआ हूं मैं, ताकि इन सब कामों को थोड़ा सा मतलब पहली बार मैं कोई काम शुरू कर रहा हूं, है ना। मतलब इतना बड़ा प्रयास करने के लिए मुझे थोड़ा साहस की जरूरत है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल आदमी तो हूं नहीं, और ना ही मैंने आज तक कोई बड़ी कंपनियां चलाई हैं। ठीक है, अब इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर चलना, टीम बड़ी हो चुकी है, 100-150 लोग साथ जुड़ चुके हैं, तो थोड़ा सा मेरे साथ समय जो लग रहा है ना कि मतलब यूपीएससी शुरू करने में देरी हो रही है, हरियाणा पीसीएस, यूपी पीसीएस सब करेंगे समय के साथ, थोड़ा सा इसमें मुझे साहस दे दीजिए आप बस, है ना। सर सार्थक बैच के साथ साथ आरएएस वाला बैच को कैसे मैनेज करें? गब्बर बेटा ये आपके ऊपर है, क्योंकि देखो फाउंडेशन बैच आप यहां से पढ़ रहे हो, इनकेस आपको लगता है कि भाई आपको वहां के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे कि उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट उसके अंदर आएंगे, एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब आएगा। तो आप लोग अपने समय के साथ, अब जब आपने खुद ने भी तो पहाड़ उठाना है ना मेरे साथ, पढ़वाने का पहाड़ मेरा है, लेकिन बाकी पहाड़ तो आपको खुद से उठाना है ना। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलें अब शुरू करें, आज की चीजें शुरू करें। नरेंद्र लिख रहे हैं सर ऐप में एक प्रॉब्लम है, लॉग आउट हो जाता है। बेटा वो लॉग आउट क्या अपडेट के समय मांग लेता होगा, अपडेट क्योंकि इसमें लगातार आते जा रहे हैं, अब नई चीज जैसे आती है थोड़ा सा अपडेट मांग लेता है ये। चलिए अब शुरू करें, अगर इजाजत हो आप लोगों की एक बार थम्स अप कर दें, आपकी बातें हो गई हों तो शुरू करें। सर आपने बाकी क्लास वालों की दुकानें हिला दी। बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, एक छोटा सा आप लोगों के प्रति भाव था मेरे मन में, और यकीनन बता रहा हूं कभी आप इस फील्ड में आएंगे तो पता चल जाएगा कि एक पैसा भी बचने वाला नहीं है इस पूरे काम में, मतलब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है इसमें। लेकिन हाँ मतलब दिल से तमन्ना थी कि कभी कुछ करना है, तो हमने कहा ठीक है करते हैं। लेकिन करोगे पढ़ोगे, मतलब एक बात सत्य मानिएगा, कंपिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाला बालक, चाहे यूपीएससी की तैयारी करे चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी करे, सबकी तैयारी में एक चीज कॉमन होती है, और वो ये है आपका भले ही सिलेक्शन ना हो, लेकिन आप आम नागरिक से कम 20 से 25% ज्यादा नॉलेज लेकर के जीवन बिताते हैं, ताजीवन आप हमेशा आम नागरिक से बहुत ऊपर रहेंगे, ये आप श्योर मानिएगा। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है ना। एक बालक पूछा सर आरएनए क्यों नहीं हुआ, बस ये आखिरी सवाल है जिसका जवाब दे रहा हूं मैं। बेटा आरएनए के जितने इश्यूज मैं कराता हूं वो इश्यूज एक एक करके अलग अलग काट के मैं अलग से ही लाइव आके बीच बीच में लेता जा रहा हूं, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो वनडे वाले क्वेश्चंस है ना, वनडे वाले, उनको मैं अलग से रिकॉर्ड करवा के अब डलवाने की काम शुरू कर रहा हूं, है ना। तो इन 2 चीजों को आप लोग जान लें। और बताएं, विंडो ऐप ओपन नहीं हो रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था विंडो ऐप के साथ में अभी ट्रायल टेस्टिंग चल रही है, हो जाता है, बहुत सारे लोगों का हो गया, जिनका नहीं हुआ है वो इतने मोबाइल से काम चला लें, ठीक है।
स्टूडेंट्स के दिल से दुआएं मिलेंगी। बस दुआओं के लिए मैंने तो आपसे कहा ही है कि आप दुआओं में मुझे याद रखिए, मेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। अब प्लीज मुझे पढ़ाने दें अगर आपकी इजाजत हो तो। एक बार थम्स अप कर दो, मैं शुरू कर दूं। ई बुक डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, रुक जाइए मैं इस बात को लिख देता हूं, ये थोड़ा सा काम की बात जरूर है। ई बुक डाउनलोड नहीं हो पा रही है, ठीक है, डन। भाई शुरू करने दो प्लीज, अब हो गया, अब लास्ट क्वेश्चन कुछ नहीं। ऑनलाइन पेमेंट नहीं, ऑनलाइन ही है पेमेंट। अब प्लीज पढ़ लो ना यार प्लीज, फिर समय निकल जाएगा। ले दे करके इतना सारा समय निकल पाता है पढ़ाने के लिए, पढ़ लो प्लीज, है ना। आ जाओ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हिमालय आप सबने बढ़िया से पढ़ लिया, हिमालय की यात्रा हो गई। हाँ भाई तैयारी अपनी एकदम समझ जबरदस्त रखिएगा। देखो हालांकि मैं हर सब्जेक्ट का अलग टीचर लेके आ रहा हूं, हर सब्जेक्ट का अलग टीचर लेके आ रहा हूं, उसके बावजूद भी जो मेरे सब्जेक्ट पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ये ना समझिएगा कि मैंने आपको किसी भी लेवल पर कम पढ़ाया है। मैंने दिमाग में ऑलरेडी स्टेट पीसीएस रख करके, यूपीएससी का फाउंडेशन रख करके ही पढ़ाया है। अदरवाइज लोग 2.5 महीने के अंदर तो पूरा जीके खत्म करके साइड में हो लेते हैं। यहां 2.5 महीने में ज्योग्राफी खत्म होने वाली है, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो आपके दिमाग में ये जो कंटेंट है ना, इसको आप लेवल पर बैठा के रखिएगा। 1% भी हल्का कंटेंट नहीं है। जितने भी पेपर इन दिनों हुए हैं ना, उन सब से मैच कर लेना। ये कंटेंट बहुत आर पार है ये, ठीक है। फिर भी मैं आपको सारे टीचर्स लगा के जो दे रहा हूं उनसे आप पढ़ ही लेना। चलो शुरू करते हैं साहब जी। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत की बात बताएं साहब। हम राजस्थान वालों के लिए ये सब कुछ है। मतलब अगर हम पहाड़ की बात करें तो अरावली है हमारे लिए, लेकिन हमारे राजस्थान की जो पहचान आप लोगों के मन में है रेगिस्तान बनाने वाली, वो भी इसी की वजह से ही है। क्यों? क्योंकि आप राजस्थानियों को क्या समझते हो। जैसे कई लोग मुझे है ना, क्या हुआ, मैं दिल्ली में पढ़ाया करता था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। तो जब मैं पढ़ाया करता था तो हुआ ये कि मेरी क्लास में पानी पीने की बहुत ज्यादा आदत है। आपने कभी देखा होगा तो मैं आपकी क्लास में भी पानी उठा के पीता रहता हूं। तो पानी पीने की आदत है। तो एक बार इसी बच्चे ने ऐसे मतलब मस्करी कर ली, सर आप राजस्थान से हो ना? मैंने कहा हाँ। तो बोले इसीलिए आप ज्यादा पानी पीते हो। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? बोले आप लोगों को पानी नहीं दिखता। मैं कहा भाई साहब ये कितनी गलत धारणाएं लोग लेकर जी रहे हैं। क्या राजस्थान वाले कम पानी पी के जीते हैं क्या? पर खैर, उसके बाद में फिर जब ज्योग्राफी पढ़ी तो समझ में आया कि यार उनकी गलत विचारों की विचारधाराओं में गलती इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि अरावली ने इन सबके साथ में पानी छीन लिया है। देखो आप जब राजस्थान को थोड़ा भी महसूस करेंगे ना, देखिए ये राजस्थान है इस साइड में आपको, तो राजस्थान में अरावली ऐसा है, एक तरह से डिवाइडिंग रेंज की तरह से है। हम राजस्थान वालों को 2 भागों में बांट देता है। 2 भागों में बांट देता है मतलब एक तरफ पश्चिमी राजस्थान, एक तरफ पूर्वी राजस्थान। अगर दिशाओं को व्यक्त किया जाए तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। तो इसने क्या कर रखा है ना कि एक तरह से राजस्थान को उत्तर पश्चिमी भागों में बांट रखा है कि एक तरफ उत्तर पश्चिम भाग और एक तरफ दक्षिण पूर्वी भाग। इस प्रकार से अरावली ने राजस्थानियों को बांटा हुआ है। अब होता क्या है, यहां से जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, ये वाला, ये साउथ वेस्ट मानसून अंदर जब जाता है ना तो ये अरावली के पैरेलल होकर के निकल रहा है। अरावली के पैरेलल होकर के निकल जाता है, यूं करके अरावली के साथ साथ चला जाता है। और बारिश का सिद्धांत क्या है? बारिश का सिद्धांत है कि जब भी कोई उसके मार्ग में बाधा बनेगा, हाँ भाई आपने मेरे साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है, आपको यह समझ में आएगा कि जब भी पानी पहाड़ों से टकराता है या साउथ वेस्ट मानसून की हवा टकराती है तो वो पहाड़ों के साथ साथ ऊंचे उठने लगती है। और आपको मालूम है लगभग 164 मीटर जब ऊंचा उठती है हवा तो वो 1 डिग्री मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ऐसे करके टेम्परेचर कम होने से हवा कंडेंस होकर ऊपर पहुंच जाती है तो बादल बन जाती है। तो कई बार आपने देखा होगा ना, पहाड़ों पर जब आप देखते हैं तो बादल दिखाई देते हैं। बादल क्यों दिखाई देते हैं पहाड़ों पर, नीचे क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि हवा जब ऊपर उठी है तो वो संघनित हो गई है। संघनित हो गई है तो पानी दानेदार हो गया है, पानी मोटा हो गया है, दाना बन गया है। तो वो जो बूंद बनी है वो वजन जब अपना नहीं झेल पाती तो नीचे गिर जाती है, तो उसे आप बारिश कहते हैं। तो होता क्या है कि यहां से जो पश्चिमी मतलब साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं आती हैं वो आकर के इस पहाड़ी से टकरा के तो यहीं बरस लेती हैं। किस तरफ? वेस्टर्न घाट की तरफ। क्यों?
इसीलिए कभी आप जाएंगे ना इधर की तरफ, ऊटी, बेंगलोर या फिर ये गोवा, ये केरल के साइड जब जाएंगे तो आप वहां देखेंगे पहाड़ों पे बादल ही बादल दिखेंगे। लोगों का एक ही डायलॉग होता है, अरे वहां तो पूरे टाइम पहाड़ों पे बादल चलते हैं। तो पहाड़ों पे बादल चल क्यों रहे हैं? क्योंकि ये वाली जो हवा है ये जाकर कंडेंस होकर के बादल का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो ये तो हुआ पश्चिमी घाट के साथ फायदा। हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ साथ बादलों को हिमालय ने कहा, ओ माय गॉड, अपन आपको नहीं छेड़ेंगे। बोले सर छेड़ लेते तो कुछ भला हो जाता आपका। बोले नहीं छेड़ेंगे। तो भाई साहब छेड़ा नहीं, थोड़ा बहुत ये जो आपको हल्का सा कर्वेचर दिख रहा है यूं करके इधर की तरफ, अगर आप हिमालय को इसको देखें, अरावली को, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। विशेष रूप से जो हमारे राजस्थान के लोग नहीं हैं उन्हें तो बहुत आनंद आएगा इस बात को जान करके। ये ऐसा लग रहा है जैसे हॉकी स्टिक सी हो ना, किसी ने मतलब हॉकी की स्टिक देखी हो तो वैसा हल्का सा टेढ़ा सा दिख रहा है आपको, है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र में यहां से आने वाली जो हवाएं हैं वो फिर भी थोड़ा टकराव महसूस करती हैं। बाकी तो सीधी निकल जाती हैं यूं करके, बाकी तो सीधी निकल जाती हैं यूं करके। ठीक है, तो जहां पर टकराव महसूस करती है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। उत्तर ऊपर की तरफ है, दक्षिण नीचे की तरफ है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी राजस्थान वाला भाग है वहां पर सर्वाधिक बारिश होती है, जिसमें आपका बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये जो कांठल वाला क्षेत्र है, वागड़ वाला क्षेत्र है, यहां पर, और इधर की तरफ उदयपुर, यहां पर बहुत बारिश होती है। मतलब उदयपुर में तो नहीं होती लेकिन बांसवाड़ा वाली साइड में, और यहीं से मानसून कोटा वाली साइड से राजस्थान में एंट्री करता है, झालावाड़, बांसवाड़ा, इधर से होते हुए। अच्छा, अब जब ये सब काम हो रहा होता है तो यहां बारिश बहुत होती है, इससे मतलब इतना भी नहीं है कि साहब पता चल रहा है बाढ़ आ गई। लेकिन हाँ, ये वो क्षेत्र नहीं है जहां पर बारिश 25 सेंटीमीटर से नीचे होती हो या 50 सेंटीमीटर से नीचे हो। ये 100 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश वाले क्षेत्र हैं। इतनी बात समझ में आई? फिर सर यहां पर बारिश होती है तो क्या यहां पर भी कोई ऐसा क्षेत्र है क्या जो आप लोगों के लिए भी जैसे वेस्टर्न घाट में घूमने की जगह है, ऐसे राजस्थानी भी कहीं घूमने जाते हैं क्या? हमने कहा हाँ। कहां जाते हैं सर? हमने कहा भाई साहब, इस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और उस चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला। यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी आप राजस्थान घूमने आए तो यह गुरु शिखर असल में स्थित है माउंट आबू में। माउंट आबू जो कि जिला स्थित है सिरोही में। सिरोही जिला है, माउंट आबू नामक जगह है। ठीक है ना। तो माउंट आबू में गुरु शिखर नामक चोटी है। यहां गजब टूरिस्ट आता है, यहां पर खूब बढ़िया बारिश होती है। इवन कई प्रकार के तो यहां पे ऐसे पेड़ भी दिख जाते हैं जो सदाबहार प्रकार के हैं। मतलब कि यहां पे ऐसा लगता है कि पेड़ तो कभी सूखेगा ही नहीं, वैसे पेड़ भी यहां मिल जाते हैं क्योंकि बारिश अच्छी है ना। दूसरी चीज देखिए, मतलब ज्योग्राफी कितना अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करती है। अच्छा भाई साहब, ये इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कि देखो गुजरातियों के पास में कोई ऊंचा पर्वत नहीं है और ये रहा पूरा गुजरात। अच्छा, गुजरातियों की एक खासियत बताता हूं साहब। गुजरातियों की खासियत हम राजस्थानियों से पूछो कितनी गजब है। आप ये समझ लो, हमारे राजस्थान के जो उत्तर राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो माउंट आबू हो, चाहे वो जैसलमेर हो, भाई साहब भर भर के गुजराती आते हैं। चाहे वो श्रीनाथ जी हो, है ना। और भाई साहब एक खासियत सुनो इन लोगों की, ये आते हैं तो आते हैं, खर्चा भी दबा के करते हैं। मतलब गुजरातियों की सबसे खासियत हम राजस्थानियों को क्या लगती है, मारवाड़ियों के बारे में तो ये कहता है कोई इनकी जेब से पैसा निकलवा के दिखा दे। यहां से जो थार के डेजर्ट से जो लोग हैं ना, मैं आपको एक बहुत ही ज्योग्राफिकल चीजें समझा रहा हूं, आनंद आएगा आपको ये सब जान करके। आपको लगेगा कि हाँ हमने तो भारत भ्रमण कर लिया। ज्योग्राफी समझने से सारी बातें समझ में आ जाती हैं। जैसे आप अगर पश्चिमी ये भारत की तरफ चलेंगे, पश्चिम दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे, तो आप अक्सर देखेंगे कि लोगों का रंग जो है वो हल्का मतलब डार्किश तरफ है, डार्क रंग की तरफ है। क्यों है? क्योंकि यहां पर गर्मी बहुत है। तो बोले गर्मी बहुत है तो क्या राजस्थान में गर्मी नहीं है क्या? 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो आपके यहां भी टच कर जाता है। मैंने कहा हमारे यहां पानी नहीं है। जिनके यहां पानी और गर्मी दोनों है वहां ह्यूमिडिटी होती है, और ह्यूमिडिटी में सनबर्न बहुत तेजी से होता है, स्किन जल जाती है। स्किन जलना केवल बारिश हो तो भी नहीं जलेगी और केवल धूप हो तो भी नहीं जलेगी। इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन है। और कभी इसको चेक करना होना तो कोई भी सी बीच पे घूमने चले जाना। अपने ट्रॉपिकल एरिया में कोई भी सी बीच हो, चाहे फिर वो गोवा का सी बीच हो, चाहे आंध्रा का हो, चाहे चेन्नई का हो, जहां भी मन में आए घूमने चले जाना।
इतना जल के आओगे आप, सनबर्न ऐसा दिखाई देगा कि आपको लगेगा भाई साहब बचा ले बस कोई इससे, ठीक है ना। एकदम रंग बदल जाएगा, चेहरा एकदम आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर आप पूछेंगे तो सर यहां गुजरातियों की क्या कहानी है। मैंने कहा हम आपको समझाते हैं, सारी कहानी समझें। अब आप देखो क्या होता है भाई, सभी लोग प्लीज, अब है ना पीडीएफ भी डाल दिया, देखो ये, अरे यार ये मनीष कुमार, अब इन जैसे लोगों का क्या इलाज करें। सेशन की शुरुआत में मैंने बोला था कि भाई पीडीएफ की क्या कहानी। मनीष कुमार थोड़ा पीछे से भी सुन लो, हैं, नहीं तो बेटा तुम है ना लुगाई से हमेशा डांट खाया करोगे खुद की से। इतने शिकायत करने वाले मत बनो, हर चीज में शिकायत, ये भी कर लेते तो वो भी कर लेते, मैं पढ़ भी तुम्हारे हिस्से का लेता है। ऑफलाइन में टीचर पढ़ा, लिख लिया करो यार, तुम ज्यादा मतलब नवाबी ठोल रहे हो। तब से बोल रहे हैं हम, शुरुआत से बोल दिए कि भैया ऐसा होता है, भैया ऐसा होता है, A4 बनाने में टाइम लगता है, क्लास जो पढ़ा दी टीम को नहीं पढ़ा, कितना तक पढ़ा दिया उसको रुक के टाइम लगता है। जब तुम जैसे लोगों की वजह से इरिटेशन होता है, सब बच्चे तुम्हारे चक्कर में अपना समय खराब कर लेते हैं। मूड की मतलब तुमने, हम तो दुनिया घुमाने निकल रहे हैं। ये जनाब साहब, ये देखो, ये गौरव कुमार को देख लो, फिजिकल इंडिया की पूरी पीडीएफ नहीं डाली गई है। हे भगवान, इन लोगों का बस चले ना तो ये पीडीएफ डालने वाले लोग ऐसा ऐसा अनुभव दिला देते हैं कि सर अगर पीडीएफ मिल जाती तो ना जाने हम तो आज ही मंगल पे चले जाते रहने के लिए। कंबाइंड पीडीएफ नहीं डाली गई है सर, वैसे तो आपने डाल दी, कंबाइंड नहीं डाली आपने। धन्यवाद प्रभु, कर पाते हैं, इजाजत हो तो चलें आगे। अर्चना बोल रहे हैं सर आप बोले थे क्लास 11 बजे स्टार्ट होगी। हाँ बेटा मैंने बोला था, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्री था, मैंने कहा क्लास पहले ले लेते हैं, कर लें, अब आ जाओ। तो भाई मूड अच्छा था यार, घूमने का मूड चल रहा था। ये कमेंट बॉक्स मुझे देखना ही नहीं चाहिए, मुझे देखना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो अब यहां पर थोड़ा आगे चल लो। तो ये गुजराती लोग यहां घूमने आते हैं, तो हमारे लिए फायदा क्या होता है, ये जो क्षेत्र है ना पूरा की पूरा, ये टूरिज्म के लिए बहुत उपयोगी है। तो माउंट आबू में तो ये जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, अब देखो मैंने ये बात मजाक ही मजाक में आपको पढ़ा दी और आपको अब हमेशा याद रह जाएगी। कैसे याद रह जाएगी, मैं सारी चीज दिखाता हूं। देखो आपने यहां पर देखा इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये अब आपको हमेशा याद रह जाएगी। अभी एक एक चीज का चीज अपने आप चीजें रिलेट हो जाएंगी। राजस्थान के लिए ये जल विभाजक का कार्य करता है, मैंने तो कहानी में सुना दिया आपको। इधर सूखा है, इधर की तरफ हम लोग पानी वाले लोग बाग भी हैं जो रहते हैं, इधर पानी है। आप पूरा राजस्थान समझ गए। सोचो आप, पढ़ लो नालायकों, पहले पढ़ाई कर लो, फिर नहीं तो फिर हम क्या है इज्जत के साथ बेइज्जती करेंगे ना, तो वो झिलेगी नहीं तुम लोगों से, है ना। शांति से पढ़ लो क्लास में, बिल्कुल कमेंट बॉक्स बंद कर लो अपना, नहीं तो हम बंद कर देंगे, फ्रस्ट्रेट हुए फिरोगे, ठीक है। जब पढ़ाई जरूर मुश्किल से यार, मतलब 1 घंटे की पढ़ाई कुल मिला के होती है तुमसे, उसमें भी तुम्हारी फरियाद ज्यादा चल रही होती है। हाँ जी, अब क्या हुआ, तो अब भाई साहब ये वाला जो क्षेत्र हमने आपको दिखाया ना, इसमें फिर एक चीज और बताते हैं। फिर क्या होता है, यदि आप अरावली को ध्यान से देखें तो ये गुजरात का एक क्षेत्र है यहां पर, जिसका नाम है पालनपुर। वहां से शुरू होकर हरियाणा से क्रॉस होते पूरा राजस्थान चलती है, 692 के आसपास किलोमीटर लंबी है। यहां जाकर एक किनारा है इसका जो कि दिल्ली में खत्म होता है, हरियाणा के बाद में दिल्ली, ठीक है। बिल्कुल मानेसर से होके निकलती है, मानेसर में मतलब पहाड़ियों से उतर के ही आप दिल्ली में एंट्री करते हो अरावली के माध्यम से। यहां जहां जाकर के अरावली खत्म होती है, वहां पे हल्की सी ऊंचाई जमीन में बनी हुई है। लोगों ने उस पहाड़ के ऊपर मिट्टी फिट्टी डाल करके वो पहाड़ ही गायब कर दिया। दिल्ली में आपको पहाड़ दिखेगा ही नहीं जहां पर इसका अंतिम छोर है। तो बोले नहीं दिखेगा से मतलब क्या है, हमने कहा बताएं, बोले हाँ। हमने कहा राष्ट्रपति भवन देखा है, बोले हाँ। राष्ट्रपति भवन को अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर से ढलान से उतरती हुई गाड़ी दिखाई देती है। राष्ट्रपति भवन पिक्चर दिमाग में लाओ राष्ट्रपति भवन की, उसमें ऊपर से व्हीकल उतरते हुए, रैंप से उतरते हुए से आ रहे होते हैं। ये थोड़ी है कि उसको इतनी ऊंचाई पे जाके बनाया गया इतनी बड़ी बिल्डिंग को, है। तो फिर क्या है, हमने कहा वो पहाड़ी है। और बोले उस पहाड़ी का नाम, अरे हमने कहा उस पहाड़ी का नाम रायसीना हिल्स है। क्या नाम है, रायसीना हिल्स। बोले अच्छा यहां पर रायसीना हिल्स है। हमने कहा जी हां यहां पर रायसीना हिल्स है, ये रही जगह। आपको पता है इस राष्ट्रपति भवन के कारण ही भारत जब कूटनीतिक वार्ता करता है, जब लोगों को बुलाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा करता है,
तो इसी कारण से इसका नाम रायसीना डायलॉग कहलाता है। रायसीना हिल्स, रायसीना डायलॉग्स है। इंटरेस्टिंग कहानी। मैं आपको मारवाड़ियों के किस्से कहानी भी सुना देता हूं। आपने अक्सर सुना होगा कि दुनिया के या इंडिया के जितने भी बड़े टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मारवाड़ी हैं। आप किसी को भी उठा करके देखेंगे उसमें मतलब टॉप 10 में आपको 5-7 मारवाड़ी मिल जाएंगे। ठीक है, ये चाहे आप बिड़ला देख लो, चाहे आप मतलब क्या कहते हैं ना इनको, किसी के भी नेटिव अगर निकालोगे, मित्तल्स को देख लो, मोदीज को देख लो, बिन्नियों को देख लो, ये सब मारवाड़ी हैं। ठीक है, और मारवाड़ी यहां कोई भी व्यापार नहीं कर रहे। वो कहां कर रहे हैं भाई साहब? या तो वो जाएंगे आपके इधर, ये वाला जो क्षेत्र है ना पश्चिम बंगाल, अगर आप जाओगे यहां पर भर भर के मारवाड़ी हैं। आप इधर आसाम में जाओगे भर भर के मारवाड़ी हैं। आप इधर महाराष्ट्र में जाओगे भर भर के मारवाड़ी हैं। इनका माइग्रेशन देखो कितना इंटेलिजेंट रहा मारवाड़ियों का। भाई साहब मारवाड़ी वो थे, आपने मेवाड़ का पठार सुना था मुझसे? मेवाड़ का पठार, मेवाड़ के पठार के साथ जुड़ा हुआ है मारवाड़ का पठार। टेक्निकली जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, ये वाला जो साइड है ना, ये मारवाड़ कहलाता है। लेकिन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये मेवाड़ कहलाता है। मेवाड़ मारवाड़ को एक जैसा ट्रीट करते हैं लोग बाग, लेकिन जो असल मारवाड़ी है ना, असल मारवाड़ी से मतलब जो मारवाड़ वर्ड जो यूज किया गया है वो जिस क्षेत्र के लिए यूज किया गया वो जोधपुर वाला साइड है उसके लिए। अब वो क्या करते हैं मारवाड़ी लोग, क्या करते हैं वो, अच्छा एक बड़ा सवाल लोगों के मन में बनता है, सर एक बात बताओ, जब ये लोग रेगिस्तान में रहते थे तो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे बन गए? ठीक है, अब एक प्यारा प्राणी है जिसका नाम है सोनू। सर इंग्लिश में लिखा करो हम लोग CGL वाले हैं। बहुत बढ़िया। पता है आपने, उसने खुद ने इस बात को किस में लिखा है? हिंदी में। उसने टाइप करके अंग्रेजी के वर्ड को व्हाट्सएपिया लैंग्वेज में, सर इंग्लिश में लिखा करो हम CGL वाले हैं। अगर मैं उससे कह दूं ना पूरा एक पैराग्राफ लिख दे इस रिक्वेस्ट के ऊपर कि क्या अंग्रेजी में लिखना है, तो मैं गारंटीड कह सकता हूं कि 5 गलतियां तो पढ़ के मैं सीधा सीधा निकाल दूंगा उसकी। पर गलतफहमी का इलाज क्या होगा? है गलतफहमी का इलाज हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन कार्टूनों को नीचे थोड़ी दिखाई दे रही कि अंग्रेजी लिखी हुई है? और मैं कोई अचानक हिंदी थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया, मैं तो हमेशा ही ऐसा पढ़ाता हूं। सोनू जी, अरे ओ सोनू जी, आप गलत बैच में प्रवेश ले गए, लगाएंगे कैमरे में घुस करके चमाट तुम्हारे। अब कटिंग काट के दिखाना घर वालों को कि देखो हमें डांट पड़ी थी, नालायक प्राणी। ठीक है, अब इधर देखिए, यहां से आगे की तरफ, अब यहां देखिएगा तो यहां पे क्या देखिएगा कि ये जो मारवाड़ के जो लोग हैं ना, ये बहुत बड़ी व्याख्या है दिमाग में ये कि ये लोग इतना सक्सेसफुल कैसे हुए। तो कारण जान लीजिए, मारवाड़ में संसाधनों का अभाव है। मैंने आपसे क्या कहा, ये जल विभाजक है। जल विभाजक मतलब वाटर डिवाइड पैदा करता है। कैसे? इसके इस तरफ तो बारिश है अरावली के, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं ना, अलवर वाला जो क्षेत्र है, जयपुर वाला जो क्षेत्र है, वो असल में इस तरफ है। इस तरफ हमारे यहां बारिश होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर वाली बारिश में आते हैं हम लोग। यहां पर बारिश बढ़िया होती है, यहां पर बारिश की कोई कमी भी नहीं है, 100 सेंटीमीटर भी टच होती है बारिश, बढ़िया। मतलब मेरे अलवर के अंदर टाइगर रिजर्व है, सरिस का टाइगर रिजर्व अगर आप पढ़ेंगे तो बढ़िया, हमारे यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर की तरफ सूखा है। सूखे के कारण लोगों को पानी लेने के लिए किलोमीटर्स तक ट्रेवल करना पड़ता है। किलोमीटर्स तक मतलब कुएं कहीं हैं तो वो बहुत गहरे हैं, बारिश का पानी आया तो उसे एकत्रित करके फिर साल भर पिया गया, बारिश कभी कभार आई ही नहीं तो फिर पानी के लिए किल्लतें हुई। तो जो पानी के लिए संघर्ष हुआ ना, उस संघर्ष से जो व्यक्ति बनकर आए वो बहुत जुझारू बने। देखिए, अगर आप लोग सॉइल समझते हैं, टोपोग्राफी समझते हैं, देखिए आपके चैप्टर्स में जनसंख्या भी एक चैप्टर है, और जनसंख्या जो चैप्टर है उसे पढ़ने के लिए आवश्यक क्या है, आपको यह समझ में आए कि माइग्रेशन कहां से कहां होता है, क्योंकि माइग्रेशन उसका एक पार्ट है। जैसे मैंने सॉइल कनेक्ट करके आपको पढ़ाया, जैसे मैंने रिवर आपको कनेक्ट करके पढ़ाई, जैसे मैंने माइंस एंड मिनरल्स आपको कनेक्ट करके पढ़ाए, ये सब इंडिविजुअल चैप्टर्स भी हैं, वो भी हम पढ़ाएंगे। लेकिन आप रिलेट करिएगा कि जनसंख्या की अगर बात हो तो जनसंख्या का माइग्रेशन कैसे हुआ? संसाधनों के अभाव में हुआ। संसाधनों के अभाव में कैसे हुआ? तो यहां से निकल करके लोग संसाधन पाने के लिए कहां पहुंच गए? इन क्षेत्रों में जहां पानी था। तो आसाम में जाएंगे तो बड़ी मात्रा में आपको लोग राजस्थानी मिल जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, खूब पानी है।
अब बंगाल में जाएंगे तो हुगली नदी है, बढ़िया मात्रा में आपको मारवाड़ी यहां मिल जाएगा, व्यापार करता हुआ। कोलकाता में तो मारवाड़ियों का अपना मतलब अलग मार्केट तक बना हुआ है। इधर महाराष्ट्र में जाएंगे तो बिल्कुल समुद्र का बीच है, वहीं पर आपको मारवाड़ी दिखाई दे जाएंगे। तो मारवाड़ियों के इधर चेन्नई साइड जाएंगे, आंध्रा साइड जाएंगे, यहां पे भी भर भर के मारवाड़ी आपको मिल जाएंगे। मारवाड़ियों ने उन क्षेत्रों में माइग्रेट किया जहां पानी था। चूंकि उन्हें जुझारू होना सीख गए थे। देखिए कहते वही हैं कि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो ही उनके अंदर, मतलब आप अपना स्थान छोड़ते हैं, तरक्की की राह खुलती है। अपने यहां पे हो सकता है इतने रिसोर्सेज ना हो, दूसरी जगह जाते हैं, कुछ चार चीजें सीखते हैं, और चूंकि संघर्ष करना सीखा है इसलिए आपने बड़े मतलब वो देखा, एक प्रकार से डेवलपमेंट देखा। ठीक है, तो अब आप देख लो, अकेले अरावली ने पूरे राजस्थान को नहीं, पूरे देश को प्रभावित कर दिया। और प्रभावित करते हैं, जरा सुनिए। अब ये साउथ वेस्ट मानसून यो निकल करके सामने जाता है यहां पे। यहां अपन ने पूरे हिमालय पड़े हुए हैं, ये रहे हिमालय। और जब वो हिमालयों पर जाता है तो हिमालय पर जाके टकराता है, और टकराता है तो यहां पर बढ़िया बारिश करता है। अब सोचो, ये साउथ वेस्ट मानसून अरावली के कारण नहीं रुका और यहां जाकर कहां पहुंचा? आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहां पहुंचा। यहां जब पहुंचा तो इस साउथ वेस्ट मानसून के कारण अरावली पे भर के बारिश, उस पे हिमालय पे भर के बारिश हुई। सोचो भाई साहब, देश की जनसंख्या मैं तो कहता हूं 1/4 रह जाती अगर अरावली है ना, अरावली यदि ये यूं हो जाता, मतलब जैसे वेस्टर्न घाट है ना, अगर ऐसे रह जाता ना, वेस्टर्न घाट की तरह ही हमारा अरावली सीधा रह जाता, तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया वाला हाल होता अपना। ऑस्ट्रेलिया में जैसे केवल बीच बीच पे बसा हुआ है पूरा ऑस्ट्रेलिया, मध्य में तो बिल्कुल रेगिस्तान है, इंडिया में भी वही हाल होता अगर अरावली ऐसा ना होता। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए ना हाइपोथेटिकल, अगर अरावली साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ विस्तृत ना होकर दक्षिण से पूर्व की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तृत होता तो क्या होता? कल्पनाएं हैं। कहते हैं ना, जैसे धरती इतनी टिल्ट नहीं होती, सीधी होती तो क्या होता? तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में भाई। तो मेरा तो मानना है सबसे पहला प्रभाव जनसंख्या पे आता। पूछिए कैसे, आइए समझाता हूं। ये सीधा होता तो बारिश पूरी की पूरी इधर ही रुकती, गुजरात साइड में और राजस्थान साइड में। बारिश जाती नहीं, यहां पे नहीं जाती तो हिमालय के ऊपर बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती, बर्फबारी नहीं होती। हिमालय पे अभी बर्फबारी चल रही है भाई। अभी आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, बद्रीनाथ केदारनाथ में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और बर्फबारी चल रही है अभी। क्यों? क्योंकि ये साउथ वेस्टर्न मानसून का डिस्टर्बेंस जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो ऊपर पहुंचा हुआ है जिससे बर्फबारी हो रही है। ये जब यहां जाकर के बर्फबारी करते हैं, ग्लेशियर का निर्माण होता है। ग्लेशियर बोले तो बर्फ लंबे समय तक जमी हुई रह जाती है। इस क्षेत्र में बर्फ का लंबे समय तक जमाव होता है, और साथ में बारिश पहाड़ों में होने से पानी बहकर नदियों में आता है। पानी बहकर नदियों में आता है तो आप देखो, जहां ये पहुंचा वहां पर नदियां देखो। ये देखो आपकी गंगा आ गई, ये यमुना आ गई, और ये पूरी सिंधु प्रवाह तंत्र पूरा की पूरा वो है जो साउथ वेस्ट मानसून जहां जाके टकराया। मैं फिर से आपके सामने इस चीज को क्लियर कर देता हूं, एक बार देखें ध्यान से। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप इस बात को समझ भी पाएंगे तो इस दृश्य को बस नोटिस कर लीजिए आप, इतने से दृश्य को। मतलब ज्योग्राफी कितना कुछ समझाती है, और अगर समझ में आ जाए तो थम्स अप कर देना कमेंट बॉक्स में और मुझे बता देना कि सर वाकई में ये तो गजब ही है। एक विद्यार्थी लिख रहा है कि सर रायसीना हिल्स तो आंध्र प्लेट्यू भी था। बेटा वो रायल सीमा है, वो रायल सीमा, और ये रायसीमा, दोनों में अंतर है बेटा, है ना, इसमें एल लग गया। ठीक है ना, ठीक है। ये रायसीमा नहीं, रायसीना, रायसीना हिल्स है, रायसीना। ठीक है, अच्छा आगे सुनिए। यहां पर अगर इस बात को समझें, देखिए कितना टेक्निकल बात है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप इसको समझना बेटा कि ये क्षेत्र इधर से खुला हुआ है। अब देख लो, ये साउथ वेस्ट मानसून का रास्ता है पूरा, ये रास्ता है। बोलो, है इंटरेस्टिंग बात? कभी इस तरह से देखने की कोशिश की? हैं?
कभी इस तरह से समझने की कोशिश की? बताओ। इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीज कैसे है? देख लिया, समझ लिया। क्योंकि नदियों में पानी यहीं से आया। अब आपने कहा जनसंख्या पर आपने बताया असर कैसे पड़ गया। जनसंख्या पर असर इसलिए पड़ गया क्योंकि इन नदियों में जो पानी है ना, वो नदियों में पानी ही तो है जो आपको यमुना, गंगा, पंजाब इनके मैदानों में दिखाई देता है। अरे खुद मैदान इसी मिट्टी से तो बने हैं। जो हिमालय पर बारिश आई, बारिश के कारण जो मिट्टी बहकर गई उसने एलुवियल सॉइल से मैदान बनाए। वो मैदान आपके पंजाब, हरियाणा में दिखाई दिए। वही मैदान आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड यहां दिखाई दिए। और उन मैदानों पर ही तो आबादी सबसे ज्यादा है। अगर आज देश की आबादी सबसे ज्यादा कहीं है तो वो इन्हीं उत्तर के मैदानों में तो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही तो है। आ गई बात समझ में? मैंने कैसे जस्टिफाई किया, आप सीधे समझे। देश में नदी का सिस्टम नहीं होता, देश में मैदान नहीं होते, देश में जनसंख्या नहीं होती। थैंक यू बोलिए अरावली को। जो लोग अरावली को कोसते हैं, आज भारत की समृद्धि में अरावली का कितना योगदान है आप उसको समझिए। अगर अरावली हुआ होता कैसा, वेस्टर्न घाट जैसा, आप इंडिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। इंडिया कुछ और ही होता। समझ गए? ये तो सब कुछ अरावली के इस तरह होने पर है। अदरवाइज तो भाई साहब ये मामला कर देता। आ गए आनंद? अगर बढ़े आगे, बहुत कुछ समझा दिया अब तो हमने। ठीक है, प्राचीन वलित पर्वत है। अच्छा, अरावली के पहाड़ चूंकि ओल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड का मतलब होता है जो कि टक्करों से बना हुआ माउंटेन हो। और नवीन वलित माउंटेन कौन सा है? न्यूली फोल्ड माउंटेन कौन सा है? हिमालय है। इस पर्वत को अगर आप देखेंगे, इस पे मिट्टी बहुत कम है अरावली पर। कभी आप आइए राजस्थान घूमने तो घुमाएंगे। यहां पर आप अरावली देखिएगा, पहाड़ बहुत पुराना है और पत्थर गोल है। और माउंट आबू में तो बारिश की वजह से कभी आप घूमने जाएंगे तो वहां पर एक चट्टान ही रखी है जिसको टॉड मिल या क्या नाम था, टॉड हिल क्या कुछ इस तरह का नाम दिया गया। एक चट्टान है जो मेंढक जैसी दिखती है घिस घिस करके, क्योंकि मानसून उस तरीके से आता है। ठीक है, हाँ देखा गुरुजी, हम राजस्थानियों ने कितना बलिदान दिया है। मनीषा बहुत सही, ये एटीट्यूड अच्छा है। एक वाला पूछ रहा है कि सर क्लास 11 बजे से पहले स्टार्ट। हाँ बेटा, 10:30 बजे स्टार्ट कर दी थी हमने क्लास। ठीक है, हमारे पास थोड़ा समय था, अक्सर हम लेट होते हैं। आज हम पहली बार जल्दी आ गए, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। आपको कंटेंट पूरा क्लास पूरी हो जाएगी तब मिल जाएगा, लोड मत लीजिए। जो निकल गया वो भी मिल जाएगा, है ना। हाँ, अब प्रद्युमन की सोच देखो। उसने कहा अरावली ऐसा ना होता तो अच्छा होता, ये तो समझ में आया। ऐसा हो जाता तो बहुत बुरा होता। लेकिन सर एक बात ये भी तो देखो, अगर वेस्टर्न घाट ऐसा ना होता और आपके अरावली जैसा ही हुआ होता तब क्या होता? मैं कहा अरे यार फिर तो अलग ही चीज हो जाती, फिर तो आनंद ही आनंद हो जाते। फिर तो इंडिया भाई साहब एकदम आबादी यों लटक के गिर रहे होते। कोई यों टांग लटका के समुद्र में खड़ा होता, कोई यों पड़ा भाई साहब। जैसे वो कई बार बांग्लादेश की ट्रेनों की फोटो नहीं आती है, या अपने ट्रेनों की फोटो नहीं, जिसमें छतों पर लोग टके होते हैं, ऐसे यहां लोग टके होते हैं, यहां लटके हुए। भाई साहब इंडिया वाले हम, भाई साहब इंडिया वाले हम। वो हालत होती, मतलब समुद्र के बीच पर, सी बीच पर भी लोग लाइन लगा के बैठे होते एक के ऊपर एक, भाई मैं हूं समुद्र में पहले। वो हालत होती। आबादी का सीधा प्रभाव है, आदमी जितना आसानी से रहेगा उतने ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। वो वाली सीन है। जहां जीना मुश्किल है, आप सोचिए यूरोपियन कंट्रीज में जीना इतना मुश्किल है कि सारा आदमी ठंड में खाना तक तो खेत में पैदा नहीं कर पाता, मीट मांस से काम चलाना पड़ता है। रशिया जैसी जगह पर जहां आदमी सोचता भी नहीं है कि मैं पानी पी भी लूं, वहां आपको क्या लगता है कि वो बच्चे पहले पैदा करे? बच्चे पैदा करना एक टास्क है, उसके बाद में फिर उनका पालन पोषण करना। जैसे अपने चीताओं का हाल हो रहा है ना, 100 में से 30 भी बच जाए तो बड़ी बात है, वो वाला हाल हो जाता। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हमने समझा दी। अच्छा, अब ये अरावली हो गया भैया, समझ में आ गया। किसी को कोई परेशानी हो तो याद कर लेना कहां से कहां तक ये सब बातें समझा दी, पूरा सिस्टम समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज समय से पहले हमने धप्पा मार दिया। हाँ जी, अब इधर की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो विंध्या वाला क्षेत्र, तो देखिए अरावली आपने देख लिया, हमने इसमें आपको गुरु शिखर दिखा दिया, ये हो गया। हमने आपको यहां पर सारे कल माउंटेन्स भी, वो प्लेट्यूज भी पढ़ा दिए हैं। मेवाड़ कौन सा है, मारवाड़ कहां है, मालवा कहां है, ये सब बता चुके हैं। इसके बाद में
ये पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और इसके साथ में यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बहुत खास हैं। खास क्यों हैं, अब उसके बारे में हल्का सा जान लीजिए। ये सारी की सारी है ना, शेषाचलम, नीलगिरी, डोडा बेटा, अनाम, ये सब पढ़नी है आपको, है ना, इसी क्रम में याद करनी है। पेपर में, परीक्षा में पूछा जाता है कौन सी पहाड़ी कहां है, आप इसी क्रम को याद कर लीजिएगा। ये जो मैप आपको दिख रहा है ये रटा होना चाहिए हर बच्चे के। मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, आपको फिंगर पर याद होना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सी पहाड़ी ऊपर है कौन सी नीचे, आप उसको नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ व्यवस्थित कर पाए। पेपर में वो इस तरह से पूछी जाती है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं विंध्याचल की यात्रा पर। विंध्याचल एक खंड पर्वत है। अब आप पूछेंगे यार एक तो ये पर्वत हमको परेशान कर दिए। कोई पर्वत कहता है मैं तो फोल्ड माउंटेन हूं, कोई पर्वत कहता है मैं तो ब्लॉग माउंटेन हूं। गुरुजी ये है क्या मामला, थोड़ा बता दो। हमने कहा देखो, फोल्ड माउंटेन की तो कहानी ये है कि उसकी उत्पत्ति से बातें जुड़ी हुई कि इसका निर्माण टकराने से, प्लेट्स के टकराने से, चीजें ऊपर उठने से हुआ। बोले ठीक है। ब्लॉक के केस में क्या सीन होता है, ब्लॉक माउंटेन जैसे माउंटेन है वो अपने आप तो निकला है लेकिन आसपास की जगह सरक गई। मतलब माउंटेन के लेफ्ट राइट कुछ भी था वो वहां से सरक गया, उससे ब्लॉक का निर्माण हुआ है। अरे बेटा परो पानी ले आओ, आप कितने सही समय पे आई हो, मैंने दिल से याद किया था आपको। आपको कैसे पता चला कि पापा को देखना है? थैंक यू सो मच बेटा। हाँ जी, तो अब यहां पे क्या हुआ, विंध्याचल पर्वत की कहानी हमने क्या बताई, ये खंड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। अब देखो कंफ्यूजन क्या होता है समटाइम्स कि सर ब्लॉक माउंटेन का मतलब हुआ वो प्लेटू की तरह होता होगा, यूं नहीं, चोटी की तरह ही होता है वो भी, लेकिन उसके निर्माण को लेकर यह माना जाता है कि संभवतया उसके आसपास की जमीन पिघल गई होगी। जैसे मान लो कि एक हमने इस तरह का कोई हिस्सा सोचा, उस पर लंबे समय से बारिश गिर रही थी, आसपास के हिस्से गायब हो गए, बीच में एक पहाड़ जैसा बचा रह गया। उस तरह का जो पर्वत होता है वो किसके रूप में जाना गया, ब्लॉक माउंटेन के रूप में जाना गया। ठीक है, चूना पत्थर से निर्मित पत्थर है ये, चूना पत्थर माइन मतलब लाइम जो होता है ना, लाइम स्टोन जो है उससे निर्मित। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम सद्भावना चोटी है। यह श्रेणी उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको यह पहले भी बताया है, उम्मीद है आपको याद होगा कि विंध्याचल और सतपुड़ा के कारण ही भारत उत्तर और दक्षिण भागों में बटा हुआ है। ठीक है ना, इधर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ उत्तर भारत, नीचे की तरफ दक्षिण भारत। उत्तर और दक्षिण का विभाजन कैसे हुआ, विंध्याचल और सतपुड़ा के कारण हुआ। विंध्याचल और सतपुड़ा से ऊपर की तरफ उत्तर भारत, नीचे की तरफ दक्षिण भारत और मध्य में मध्य भारत। मध्य भारत के नाम पर ही आपने इन प्लेट्यू का नाम मध्य भारत प्लेट्यू पढ़ा था। आपने इसी कारण से भारत के एक राज्य का नाम मध्य प्रदेश पढ़ा था। समझ गए, मध्य प्रदेश की कहानी भी इसीलिए तो मध्य में है, इसलिए मध्य प्रदेश है। ठीक है बेटा, चलें, तो आपने ये देख लिया। अब देखिए, यह श्रेणी नर्मदा भ्रंश घाटी इसकी उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये यहां पर आपको जो नदी दिख रही है ना, अब मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूं। थैंक यू सो मच बेटा। ये आप ठंडा ले आई, नॉर्मल पानी चाहिए, हाँ बोतल ठंडी करके लाइयो आप, नाटक खोर। हाँ भाई, इधर देखिए, यहां पे ना ये अगर आप पहाड़ियों को देखें, इधर विंध्या है, कहां गया, हाँ भाई, इधर की तरफ आप देखें तो ये नर्मदा नदी दिख रही है आपको, ये रही, जो कि गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर रही है ना। अब नर्मदा नदी को अगर आप ध्यान से देखें तो नर्मदा के ऊपर की तरफ वाला हिस्सा है ना, वो विंध्या का है, और नर्मदा के नीचे की तरफ वाला हिस्सा है सतपुड़ा का। तो नर्मदा नदी की उत्तरी सीमा विंध्या बनाती है और नर्मदा नदी की दक्षिणी सीमा सतपुड़ा बनाती है। आई बात समझ में, यानी नर्मदा नदी के ही दोनों तरफ ये दोनों भाग बने हुए हैं। ये बात आपको समझनी होगी। क्लियर हो गया? यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। उत्तर और दक्षिण की कहानी क्लियर हो गई हो तो मुझे बताइए। डन हो गया? यही यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक सवाल है, ये ब्रंश नहीं है, असल में भ्रंश है।
इसको लिखने में रिफ्ट जिसे हम बोलते हैं, रिफ्ट। रिफ्ट की क्या कहानी है? विंध्या और सतपुड़ा के बीच में जो जगह है ना, वो एक खाई जैसी लगती है। दो पहाड़ियों के बीच का स्थान खाई जैसा दिखता है, उसे रिफ्ट वैली नाम दिया गया है। ठीक है, अच्छा, यह लगभग 1050 किलोमीटर दूरी में गुजरात से छोटा नागपुरी पठारी क्षेत्र तक विकसित है। छोटा नागपुर के पठार तक इस श्रेणी में विभिन्न पहाड़ियां शामिल हैं। अब देखो, ये लोकलाइज्ड पहाड़ियों के नाम हैं। भारनेर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी। आपको याद होगा, हमने आपको प्लेटू पढ़ाए थे कुछ दिनों पूर्व, उसमें पारसनाथ की पहाड़ी का नाम भी लिया था। वो कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ, अभिषेक, भ्रंश घाटी का मतलब रिफ्ट वैली। रिफ्ट का मतलब होता है, देखिए असल में तो रिफ्ट का मतलब होता है जहां जमीन दो हिस्सों में बट जाए, वहां घास बन जाए, वो तो होती है रिफ्ट। जैसे ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट, उसमें क्या हो रहा है, अफ्रीका दो भागों में बट रहा है ना, नूबियन क्षेत्र अलग हो रहा है, अफ्रीकन क्षेत्र अलग हो रहा है। तो वो वाला जो बीच में खाड़ी बन रही है ना, वो तो अलग चीज होगी। अब धरती के फटने के कारण लोगों का मानना यह है कि विंध्या और सतपुड़ा के बीच में चूंकि घाटी है, तो वो एक रिफ्ट की तरह है। मतलब ऐसा लग रहा है कि विंध्या सतपुड़ा एक ही हुए होते अगर ये बीच में खाई, मतलब दो पर्वतों के बीच की जगह, ये वाली जगह रिफ्ट नाम दिया गया है इसका। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो। क्लियर? इस श्रेणी में हीरे के लिए विख्यात क्षेत्र पन्ना स्थित है। मैंने आपको पढ़ाया था, अपन तो कई बार बोलते भी इस प्रकार से हैं, हीरा पन्ना। कुछ याद आ रहा है? हीरा और पन्ना, तो यहां पर हीरे की एक विस्तृत खान पन्ना स्थित है। कहां पर बात हो रही है? ये विंध्याचल के अंदर बात हो रही है। याद कर लेंगे। तो पारसनाथ, भारनेर, कैमूर। अब जो लोग इन्हीं क्षेत्रों के रहने वाले हैं, जैसे मैं आपको यहां दिखाऊं, ये विंध्या रेंज रही है, सतपुड़ा रेंज रही। अब जो मेरे प्यारे साथी एमपी के रहने वाले हैं, वो तो इनके जो सब सेक्शन है वो याद करें। अब जैसे राजस्थान के कुछ बच्चे हिमालय के, मतलब अरावली को जानने वाले हैं, तो वो हिमालय के क्षेत्र याद कर लें। हिमालय के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां, बड़ी पहाड़ियां हैं, ऊंची में घटते हुए क्रम में कौन सी है, पगार में कौन सी है। बाकी लोगों को इतना जानने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके स्टेट पीसीएस में वो काम आते हैं, है ना। इसी कारण से राजस्थान की ज्योग्राफी अलग से पढ़ाई जाएगी, जब हम राजस्थान की ज्योग्राफी आरएएस वाले बैच में पढ़ाएंगे, है ना। ऐसे जैसे एमपी पीसीएस की जो लोग तैयारी करने वाले हैं, या एमपी के किसी एग्जाम की, वो एमपी की अपनी छोटी मोटी पहाड़ियों के नाम भी याद कर लें, और उनमें उन पहाड़ियों का नाम जो कि जैसे विंध्या के हिस्से हैं, सतपुड़ा के हिस्से हैं, उनका नाम भी लोकलाइज्ड तरीके से याद कर लें। उर्मिला लिख रही है, सर प्लीज आरएएस की क्लास का पेमेंट कैसे करें, कहां से लें क्लासेस? जैसे आपने इसका लिया था, आप जब उस सेक्शन पे पहुंचेंगी जिसमें अपन ने एडमिशंस देने हैं, आप वहां जब पहुंचेंगी, वहां पर आप क्लिक करेंगी बैच पर। जैसे आप यहां सारथी बैच में हैं, आप वहां जाएंगी तो नटराज बैच दिखेगा, क्लिक करेंगी, वहां पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, आगे चलें। अच्छा, तो ये हमने समझ लिया। इसके बाद में आते हैं सतपुड़ा रेंज पर। ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है। तो देखो, देखने वाले को क्या लगा, बोले भाई साहब ये एक कोई ऐसा रहा होगा पर्वत, उसमें क्या हुआ, बीच में पानी पड़ गया, पानी पड़ गया, तो एक पहाड़ इधर रह गया, एक पहाड़ इधर रह गया, बीच में घाटी सी बन गई, है ना। तो वो रिफ्ट है। रिफ्ट को ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। शुभम, तुम्हारा कमेंट पढ़ तो लिया, लिख क्या रहे हो ये तो बताओ। हम लोगों ने पहले से सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो नटराज बैच का एक्सेस मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा विकास, क्यों नहीं मिलेगा। आप पेमेंट करेंगे तो किसी भी बैच का एक्सेस मिल जाएगा। भाई अपनी पाठशाला पर केवल यही बैच थोड़ी आएगा। अभी आज नटराज बैच आ रहा है, कल को यूपी पीसीएस का बैच आएगा, बिहार पीसीएस का आएगा। हमारा एप्लीकेशन अमेजन प्राइम वाला एप्लीकेशन नहीं है कि एक बार एंट्री ले ली तो सब में एंट्री मिल जाएगी। आप फाउंडेशन बैच में आए हैं तो आपको ये जो 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं हम, इनमें आपकी एंट्री है। लेकिन जब नटराज बैच चलेगा वो आरएएस के लिए बैच है, प्रॉपर डेडिकेटेड बैच है ना। तो उसमें आप अगर पेमेंट करेंगे तो आपको वहां पर भी मिल जाएगा एडमिशन। किसी की मनाही नहीं है, यहां वाले बच्चों को वहां नहीं पढ़ाई मिलेगी, ऐसा नहीं है। आराम से पढ़ सकते हैं, जो भी बच्चा जहां पढ़ना चाहे वहां पढ़ सकता है। ठीक है, चलें तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं साहब। तो यहां पर नर्मदा ये फिर से ब्रांच लिख दिया, यहां भ्रंश है असल में। नर्मदा भ्रंश घाटी की दक्षिणी सीमा तापी भ्रंश घाटी की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। अब देखो, अब ये क्या कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। जैसे विंध्या और सतपुड़ा के बीच में यहां पर कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा नदी। अरे कॉमन सी बात है यार। कैसे?
अब पहाड़ है, पहाड़ पर पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो नीचे ही आएगा ना बहने के लिए, इस पर भी पानी गिरेगा तो नीचे आएगा। तो जब इधर से पानी गिर के नीचे आया तो नर्मदा में गिर गया ये पानी, ठीक है। तो नर्मदा का उत्तरी हिस्सा विंध्या था, नर्मदा का दक्षिणी हिस्सा सतपुड़ा है। अब मैं अगर सतपुड़ा की बात पढ़ रहा हूं तो सतपुड़ा का पानी इधर की तरफ तो नर्मदा में गिर रहा है और इधर की तरफ कहां गिरेगा, इधर की तरफ तापी में गिरेगा। इधर देखिए, यहां नदियां देखिए, तो यहां पर विंध्या और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बह रही थी, नर्मदा। देखिए जब नर्मदा आएगी तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, फिर से सुन लेना। कंटेंट के अंदर जो इतना समय अभी दे रहा हूं ना, ये समय इसीलिए दिया जा रहा है ताकि जब वो चीजें आएंगी तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए दूंगा, खुद से पढ़नी है, ठीक है ना। वहां पे लेके चलूंगा, कंटेंट सारा आएगा। फिर यहां पर सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बह रही है, तापी। सतपुड़ा से तापी निकलकर इधर गिरी और नर्मदा निकलकर इधर कहां गिरी, खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यह बात हमने आपको समझा दी, क्लियर हो गया। बालू पत्थर से निर्मित है, जैसे वो चूना पत्थर से निर्मित थी। मुख्य रूप से एमपी और गुजरात से स्थित है, पहाड़ियों के रूप में। अब देखो इसकी छोटी छोटी पहाड़ियां, अगेन गुजरात और एमपी के बच्चे इसे याद करेंगे। राजपीपला, गविलगढ़, महादेव, मैकाल महादेव, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़, ये याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये लोकलाइज्ड पहाड़ियों के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। महादेव पहाड़ियों में पंचमढ़ी, ये बहुत ही घूमने का स्थल है, बहुत ही फेमस स्थल है पंचमढ़ी, ये स्थित है। पंचमढ़ी एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में बैतूल का पठार स्थित है, यहां से तापी नदी का उद्गम होता है। तो सोर्स ऑफ तापी नदी भी सतपुड़ा पर है। मैकाल पहाड़ियों के सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक है। तो देखिए राजपीपला, गविलगढ़, महादेव, मैकाल, मैकाल के अंदर अमरकंटक, अमरकंटक से सोन और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो देखो सतपुड़ा कितने काम की हिल्स हुई। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, क्या सर विंध्या समझ में आ गया, सतपुड़ा समझ में आ गया, विंध्या पढ़ाया तो आपने 3 पहाड़ियों के नाम बता दिए, भारनेर, कामूर और पारसनाथ। ये पहाड़ियां होती कैसे हैं? मैंने कहा ये ऐसे होती हैं, जैसे मान लो अगर आपने ऐसे समझो, यदि मान लीजिए कि मैंने कहा ये विंध्या हो गई, ये सतपुड़ा हो गई। सर जब ये विंध्या और सतपुड़ा हो गई तो फिर भारनेर, कैमूर, पारसनाथ ये कहां चली गई? हमने कहा भाई ये पहाड़ियां कंटिन्यूटी में ऐसे होती हैं, कहीं से ऊंची कहीं से नीची ऐसे होती हैं। इन ये जो कहीं से ऊंची कहीं से नीची है ना, इनका कोई ना कोई नाम होता है। ऐसे ये रहा, कहीं से ऊंची कहीं से नीची, कहीं से ऊंची कहीं से नीची, इनका कोई नाम होता है। इन नामों को ही आप पढ़ रहे हैं। तो बोले सर फिर इसमें प्रश्न कैसे बन सकते हैं स्टेट पीसीएस वालों के लिए? मैंने कहा स्टेट पीसीएस वालों के लिए सीधा प्रश्न बनता है, इनको व्यवस्थित करिए उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जो एमपी और गुजरात वाले बच्चे हैं वो इस तरह से ध्यान दें। बाकी लोग क्या ध्यान दें कि जब भारनेर, कैमूर और पारसनाथ का नाम लिया गया, क्योंकि पारसनाथ काफी चर्चाओं में रहा था अभी कुछ दिनों पहले, इसलिए याद रखना है। दूसरा, सतपुड़ा के अंदर राजपीपला, गविलगढ़, महादेव, मैकाल है ना, और ये जो आपने और पहाड़ियां पढ़ी हैं, मैकाल, महादेव की पहाड़ियां, इन्हें याद कर लें। फिर सर इनको इंपॉर्टेंटली याद क्यों करें? एक बालक लिख रहा है सर पीडीएफ में इंग्लिश पढ़ो प्लीज सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यार इसकी चुनौती गजब है, ये बातें लिख सारी हिंदी में रहा है लेकिन बोल ये रहा है कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? महादेव पहाड़ियों को महादेव हिल्स कहा गया है। अब जिसके ऊपर से बिल्कुल निकल जा रहा है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूं कि भाई दोनों तरफ से बीच बीच में देख दूंगा, और तो क्या करें, क्योंकि कुछ क्रैक प्रजाति भी तो है ना। अब ठीक है उनकी बात सुनना जरूरी है क्योंकि वो कमेंट बॉक्स में गंद फैलाते जाते हैं, स्पैम करते हैं। पंचमढ़ी इज सिचुएटेड इन दी महादेव हिल्स। पंचमढ़ी कहां स्थित है? महादेव हिल्स में। जरूरी क्यों है ये जानना? क्योंकि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, नंबर 1। नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां से तापी नदी का उद्गम होता है। कहां से? तो महादेव नदी जो है ना, बैतूल की पहाड़ियां जो महादेव नदी में है, वहां से तापी का उद्गम हो रहा है। और सतपुड़ा की ही एक और चोटी जिसका नाम क्या है? अमरकंटक, जो कि मैकाल पहाड़ियों में है। भाई सतपुड़ा के अंदर मैकाल पहाड़ी की ऊंची चोटी अमरकंटक, अमरकंटक से किसका उद्गम हो रहा है? सोन नदी का और नर्मदा नदी का उद्गम होता है।
तो सोन और नर्मदा नदी का उद्गम भी इसी सतपुड़ा पर्वत से होता है। एक तरफ नर्मदा निकल गई, एक तरफ तापी निकल गई, इस प्रकार से आपका पूरा मध्य भारत बन गया। ठीक है, अब यहां से आगे है पश्चिमी घाट। देखो पश्चिमी घाट थोड़ा लेंदी है, मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि एक बार के लिए आप सभी लोग ये पूरा की पूरा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कल पढ़ के आएंगे और फिर मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा। थोड़ा लेंदी है ये, और ये कंटेंट मैं अभी की अभी अपलोड करवा दे रहा हूं। पूरी की पूरी पीडीएफ इसी चीज की मैं आपके सामने डलवा देता हूं, आप उसको याद करके और कल पधारिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल जवाब कुछ हो तो कृपया करके बताएं, कोई परेशानी अगर हो तो बताएं, अदरवाइज कल फिर आपसे क्लास में मुलाकात होगी। सर बीपीएससी के लिए भी ले सकते हैं क्या, बिहार अपने से कर लेंगे? राजन बेटा सिलेबस मैच कर लेना। अगर आप बिहार अपने से कर लेंगे तो फिर तो उसमें सारा एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और क्या कहते हैं इसको, हिंदी, इंग्लिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, है ना। और अगर आप बिहार पीसीएस के लिए अगर मतलब हमारा राजस्थान पीसीएस वाला कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इस चीज के लिए आश्वस्त रहिएगा, हम बिहार का जीके नहीं पढ़ाएंगे इसके अंदर। पता चले बाद में फिर आप ये कह दो कि साहब आपने तो दिलवा दिया, आप इसमें बिहार का जीके क्यों नहीं पढ़ा रहे। हाँ, यदि आपको मन है कि बिहार आप खुद से कर सकते हैं, और ये बहुत खुशी है हमें इस बात की कि बिहार बहुत कंटिन्यूटी में होने वाला एग्जाम है ना, और हमें नेक्स्ट स्टेप बिहार में ही लेना है। हम पहले से ही सूचना दे दे रहे हैं आपको, जल्दी ही। बस एक बार ईश्वर हमें यहां से थोड़ी हिम्मत दे, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, एक बार हम इससे उबर जाएं, फिर जल्दी ही मतलब महीने 2 महीने के अंदर हम मतलब इस बार वाला जो बीपीएससी का प्रीलिम्स है इसको तो टारगेट हम नहीं करेंगे, हम पहले ही बोल दे रहे हैं। हमें जानकारी मिली है कि सितंबर के अराउंड आपका प्रीलिम्स होने जा रहा है बीपीएससी का। वो हम टारगेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इतना आसान एग्जाम नहीं होता है दोस्त कि आप हाथ लगा दिए और एग्जाम निकल गया। एग्जाम पूरी समर्पण मांगता है। तो जैसे ही बीपीएससी का एग्जाम होगा या उससे कुछ महीने पहले हम लोग शुरू तो कर देंगे, टारगेट हम नेक्स्ट वाले बीपीएससी को अपने बैच में करेंगे। राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान का प्रीलिम्स की डेट नहीं आई है और मोस्ट प्रोबेबली 3 महीने के अंदर प्रीलिम्स होगा, तो हम लोग प्रॉपर तरीके से समय देकर के तैयारी उसकी करवाएंगे। इवन हम अपने कोर्सेज को भी इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि प्रीलिम्स वाला सेक्शन हम पहले कवर करते चलें, और मेंस के टाइम पर जो जबरदस्त चीजें होती हैं, जरूरी होती हैं करने के लिए, जैसे होती है कि इंग्लिश है, हिंदी है, ये बच्चों की मजबूत पैरेलली होनी चाहिए, तो वो हम साथ साथ चलाएंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। अब देखो सोनू जो है ना वो अभी भी कमेंट किए जा रहा है। अब टेक्निकल टीम को बोल करके इसको ब्लॉक ही करवाना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई मतलब बनेगा। अभी भी मतलब उसका कोई वो है ही नहीं। चलो थैंक यू सो मच। हाँ, यूपीपीसीएस भी प्लानिंग है भैया, पहले हमें करने दो। हम सबकी, आप सबके प्यार से एकदम जबरदस्त तरीके से मोटिवेटेड हैं, पर फिलहाल के लिए हम इतना ही चाहते हैं। थैंक यू सो